ये किया था, है ना। ऑन का यूज क्या करते हैं हमने, हम अब सीख क्या रहे हैं यहाँ पर, DHTML, HTML। है ना। ऑन ये एक सो है, ठीक है, बिल्कुल सही। और टाइप ऑफ वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। आगे आज हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। टॉम बॉम क्या होता है? सॉरी सर। डॉम एंड बॉम क्या होता है? सर डॉम तो सर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है सर ये। हाँ, ये किताब में लिखा होता है, मुझे ही पता है। नो सर, एक्चुअली डॉक्यूमेंट मीन्स ये होता है किसी भी लैंग्वेज का जो किसी भी लैंग्वेज का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड करता है सर ये। जैसे सर HTML वगैरह जो भी होता है उसका की डॉक्यूमेंट हमें मतलब कि हमें कैसे भी हम कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि HTML का हाँ, उसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीजें सर डोम होती है हमें काम जो डॉक्यूमेंट। वेब डिजाइनिंग के लिए करना है, हमें डॉम पे काम करना है कि हमें बॉम पे काम करना है? सर अगर अगर बात की जाए तो सर हम डोम पे काम करते हैं। आप लोग? हम डॉम पे काम करते हैं। ये सर। अच्छा, बिल्कुल, हम डॉम पे काम करते हैं। ठीक है, मैं इसका ड्रॉ करता हूँ चीज़ें, देखिए। डॉम बॉम जो क्या है और कैसे यूज़ करना है, वैसे किताब में कुछ और लिखा होता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे। लिख दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हम क्या किस चीज़ को मॉडल बोलते हैं, किस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पे, और कैसे वर्क होता है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कैसे पीछे चलती है, तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको देखना। ओके। ये हमारा विंडो है। ये विंडो वो विंडो है जो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक नया विंडो ऐसे लेते हैं, करते हैं ना, ऐसे क्लिक करते हैं तो एक ये नया सर। पेज आता है। नया पेज का मतलब ये होता है कि एक नया ऑब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में उसको क्या बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ये आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि जब हम इसको हम नया जब टैब को ओपन करते हैं तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट होता है जिसमें डिजाइनिंग का भी रोल है और डेवलपमेंट का भी रोल है, ठीक है। आपने लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन यहाँ पे दिया गया है, ये लाइन, ये सब में होता है। चाहे इसे भी क्लिक करोगे तो भी मिलेगा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे इस पे देखोगे तो भी ये रो मिल रहा है, चाहे आप जीमेल वगैरह देखोगे तो भी ये मिल रहा है। यानी किसको प्राय किसी को जो जो भी आपका यहाँ पर इंजन होगा, जिसने इंजन को डेवलप किया होगा, वो उनको क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको प्रायोरिटी देते हैं कि आप इसके नीचे ही काम करेंगे, इसके ऊपर कहीं काम नहीं कर सकते आप। अगर हमें डिजाइनिंग करना होगा तो क्या हम इसका डिजाइनिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं हम कभी डिजाइनिंग? नहीं कर सकते। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो डिजाइनिंग करना है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर तो जो चीज़ लिखा होता है उसकी हम डिजाइनिंग कर लेते हैं, बट मुझे इसका डिजाइनिंग करना, मुझे एरो ऐसा नहीं चाहिए, किसी और टाइप का एरो चाहिए। कर पाएंगे हम? क्यों? क्योंकि ये जो दिया गया चीज़ें, ये क्या है आपका यहाँ पर, कि इसके अंदर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो कि हमने नया टैब ओपन करते हैं, नया पेज ओपन करते हैं, वो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 तरह के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये है। इस ऑब्जेक्ट को, जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। और जो नीचे यहाँ पे दिया गया है, इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हमने काम करना है, जो डिजाइनिंग करनी है, जो डिस्प्ले करना है, वो हमें डॉक्यूमेंट को करना है, ना कि ब्राउज़र को करना है, क्योंकि ब्राउज़र सबके लिए सेम ही होगा।
वेबसाइट हम किस लिए बनाते हैं यहाँ पर, ताकि हम मार्केटिंग करने के लिए। तो जब हम किसी अपनी अपनी शॉप की मार्केटिंग कर सकते हैं तो गूगल भी क्या करता है, हमसे अपनी मार्केटिंग करवाता है वो। कभी गूगल की एडवर्टाइजमेंट देखे हो आप लोगों ने? नहीं ना। वो खुद उसको, उसकी मार्केटिंग कौन कर रहा है? खुद ही आप कर रहे हो, किसी और को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी ब्राउजर बिल्डर होंगे वो कभी मार्केटिंग नहीं करते हैं, उनकी मार्केटिंग खुद आप करते हो। तो ये जो दिया गया चीजें, इसमें क्या किया गया है यहाँ पर कि आपको जो डिजाइनिंग करनी है, आपको जो एक्सेस मिला है कि आप अपनी मार्केटिंग, आप अपनी जो भी चीजें लोगों को दिखाना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर बना के दिखाएंगे, न कि आप इसके ऊपर दिखाएंगे। ये जो चीजें होता है, इसके अंदर जो फीचर होता है, उन फीचर को आप एक्सेस करके इस डॉक्यूमेंट को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। बस ये काम कर सकते हैं आप। मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने फीचर हैं वो तो हैं ही, बट इन फीचर को और ज़्यादा इन्हांस करना होगा, तो इसके अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, बट उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इनका यूज इसलिए होता है ताकि जब आपने साइट बना करके आपने डिप्लॉय कर दिया, तो उस साइट में क्या कंटेंट दिया गया, किसने ओपन किया, कहाँ ओपन किया, कब ओपन किया, उन सबका मॉनिटर कौन करता है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल करता है। वो सब गूगल चेक करता है, या जो भी ब्राउजर बिल्डर कंपनी होगी वो चेक करेगी कि जिसने ये मार्केटिंग के लिए अपना काम कर रहेगा वो कौन है, कहाँ ओपन किया, किसने ओपन किया, क्या कर रहा है, उन सब का देख रेख कौन करता है? यहाँ पे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के फीचर्स करते हैं। इसीलिए हम इस पे जाकर किसी तरह का कोई एक्सेसिबिलिटी यूज नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल ऐसा नहीं आए स्क्वायर में आ जाए। कर ले हम, हो जाएगा हमसे? नहीं होगा। क्योंकि इस लाइन के देखो बिल्कुल बीचों बीच लाइन पार दिया यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है और इस लाइन के नीचे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है, तो इस पे हमें काम करना है। तो हमें जो काम करना है, हमें डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग करनी है, हमें ब्राउजर की डिजाइनिंग नहीं करनी है, डिजाइनिंग के पर्पज से। अब आता है कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के पर्पज से देखो, तो प्रोग्रामिंग में हम दोनों को यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या होता है चीजें, कि डी का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट, जो कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है आपका। ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी आप HTML के अंदर एलिमेंट ड्रॉ करते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखवाया था चीज़ें, कि जितने भी आपके HTML के अंदर एलिमेंट होते हैं वो एक रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो आप H1 पैराग्राफ या जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं वो आपके क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और उस ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी है उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? मॉडल बोलेंगे। जैसे H1 एक हेडिंग है। अब हेडिंग के कितने मॉडल हैं? 6 मॉडल हैं। 6। तो 6 मॉडल हो गए वो। तो उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे क्या है, 6 मॉडल जो दिए यहाँ पर वो टाइप्स ऑफ मॉडल। ऐसे ही हमारे लिस्ट दिया गया यहाँ पे, लिस्ट के कितने मॉडल हैं? बाय द वे 2 टाइप। 2 हैं। यस सर। हाँ, ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। समझ आया? तो ये मॉडल है आपके यहाँ पे। तो ये जो दिया गया कि ऑब्जेक्ट के जो वैरायटी होंगे वो हमारा मॉडल होते हैं यहाँ पर। ऐसे डीप दिया गया है, स्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, स्ट्रक्चर के कितने मॉडल है? बॉक्स बनाने के कितने मॉडल हैं? डीप, हेडर, फुटर, नेम, फुटर। साइड, फिगर, मेन, सब देते हैं ना। यस सर। वो भी आते हैं इसमें। तो स्ट्रक्चर मॉडल है वो, समझे? तो सब इस तरह के मॉडल दिए गए हैं और वो ऑब्जेक्ट के टाइप है यहाँ पर। और ये जो ऑब्जेक्ट बनेंगे या डिस्प्ले होंगे वो ऑब्जेक्ट किसके ऊपर होंगे? डॉक्यूमेंट के ऊपर होंगे। इसी को बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। समझ में आया? कोई डाउट? जितने भी आप HTML में, अब उसी चीज को जितने भी हम HTML के अंदर एलिमेंट बोलते हैं उसी चीज को जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, या बने बनाए ऑब्जेक्ट हैं या फिर बना लो। अगर बनाओगे तो वो न्यू कीवर्ड के थ्रू बनेंगे वर्चुअल। और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होंगे, और हमारे पास जो देखेंगे वहां पर रियल ऑब्जेक्ट होंगे। इन 2 के अलावा तीसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, होता ही नहीं है।
तो अगर सर डिफरेंस की बात की जाए तो सर हम ये बोल सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सर मेमोरी को एक्सेस करते हैं, बट वर्चुअल जो है वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो जो होता होता है है वो वो मेमोरी को एक्सेस करता है। एक्सेस नहीं करता है सर। बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा वो मेमोरी एक्सेस नहीं करेगा तो रहेगा कहाँ पे वो? हवा में थोड़ी रहेगा, कहीं ना कहीं मेमोरी तो एक्सेस करेगा ही वो भी। ठीक है, ये जो चीजें होता है कि ये रियल डॉम जो होता है, हम्म। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ पे इस सब चीजें यूज होते हैं। तो ये इस पे हमें काम करना है, इसका ध्यान रखना है। तो डॉम वर्स, अच्छा, एक पहचाने की और भी लाइन है। अगर कोई भी लाइन आपको लगता है कि स्टार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट से होता है, डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी आप जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिखेंगे आप, तो उसमें अगर डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा तो समझ जाना कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का फीचर है वो, या पार्ट है। अगर कोई भी चीज़ें स्टार्ट किससे होता है, विंडो से होता है, ये भी समझ जाना कि वो जो स्टेटमेंट है वो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का फीचर है। हम लिखते हैं इस तरह की चीज़ें, ये सब तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसी को बोल देते हैं रूट सिलेक्टर, रूट सिलेक्टर बोला जाता है। इसको सर। डॉक्यूमेंट और विंडो को बोला जाता है रूट सिलेक्टर। ओके। कि आपको जो काम करना है वो आपको किस रूट पे जाके काम करना है, डॉक्यूमेंट के रूट पे काम करना है या विंडो के रूट पे काम करना है। ये नोट डाउन कर लेना, अब जैसे करना होगा। मेन काम है मेरा बोल देना, समझा देना, ग्राफ बना देना, बाकी तो प्रोग्राम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो डॉक्यूमेंट और विंडो को बोलते हैं हम रूट सिलेक्टर। इसका भी मैं ग्राफ बनाता हूँ, क्यों रूट बोलते हैं इसको। देखो इसको समझो समझो यहाँ पे, ठीक है। इसको रूट सिलेक्टर बोला जाता है, रीजन क्योंकि जब हम यहाँ पे काम करेंगे, जब हम काम करेंगे, मान लो हमारा ये डॉक्यूमेंट HTML है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट है। ये आपका जेस हो गया एंड ये हो गया आपका HTML। HTML के अंदर जितने भी हम यहाँ पर लिखेंगे, एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, चाहे वो हम डी बनाएं, चाहे वो हम H1 बनाएं, ये सब हमारे सब क्या होंगे, एक तरह का टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट? दो तरह, कौन कौन से? ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एंड लाइन। एलिमेंट के ग्रुप्स कितने होते हैं? कैसा? एलिमेंट ग्रुप। एलिमेंट ग्रुप। हम्म, मतलब कि जितने भी आपके HTML, मान लो आपके HTML है, इस HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। H1 भी होता है, पैराग्राफ भी होता है, डिव भी होता है, सेक्शन भी होता है, इमेज भी होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है ना, स्पैन टैग भी होता है। ऐसे बहुत सारे टैग हैं, लिस्ट भी हैं। इन पूरे लिस्ट को, ये पूरे एलिमेंट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? तभी तो पता चलेगा। हम्म, इस पूरे एलिमेंट को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? मान लो इस टेबल के पूरा एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है, और कुछ कैटेगराइज तो किया होगा ना, कि सबको एक ही कैटेगरी में रख देगा। कुछ तो कैटेगराइजेशन होता है चीजें का। नहीं, अब हम कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता है कि 10 लोगों की ग्रुप होता है कि भाई 10 लोग का काम ये है, 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 तो जाके कंपनी चलती है। हाँ, अब एक ही ग्रुप के सारे लोग होंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो जितने भी आपके HTML के एलिमेंट हैं वो ये ग्रुप में डिवाइड हैं, और वो ग्रुप कितने हैं वो आप लोगों को बताना है, मैंने लिखवाया भी है प्रॉपर। हाँ, हाँ, अब तो यही होगा। अब इसका भी नोट्स बना के रखूँ? इसको याद नहीं रहा। हाँ, कुछ तो ये ऐसे नहीं याद है। एलिमेंट है यहाँ पर
कुछ ऐसे एलिमेंट हैं यहाँ पर जिनको यहाँ पे क्या कर दिया कि एक ग्रुप में रखा है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड कंटेंट ग्रुप। उनका काम क्या है कि सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाना या कंटेंट को डिस्प्ले करना, जैसे div, टेबल, लिस्ट, h1, पैराग्राफ। उनका काम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड कंटेंट ग्रुप बोला जाता है। दो टू टाइप्स के होते हैं सर ये? नहीं, 3 होते हैं। Okay. ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड कंटेंट हो गया। दूसरा होता है चीजें इसके अंदर, कि दूसरा जो ग्रुप होता है, कुछ एलिमेंट को क्या किया इन्होंने कि अलग ग्रुप में रख दिया है। इस ग्रुप का नाम इन्होंने दे दिया मीडिया ग्रुप। जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, एसवीजी, कैनवास, सब किस में आ गया, मीडिया के अंदर चला गया। उनसे क्या होगा, मीडिया बनता है। ग्रिड कहाँ होता है इसमें? ठीक है, ये मीडिया में चला गया। और कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनको क्या कर दिया, वो रख दिया इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म ग्रुप। जैसे इनपुट, सिलेक्टर, जितने भी हैं किसमें किसमें रख दिया उनको, फॉर्म ग्रुप के अंदर रख दिया है ना। तो टोटल आपके पास 3 तरह के एलिमेंट ग्रुप होते हैं। इन 3 के अलावा चौथा एलिमेंट ग्रुप नहीं होता। समझ में आया? यस सर। फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट ग्रुप आएंगे, मोस्टली उसके अंदर एक डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ध्यान से समझना, तभी प्रोग्रामिंग परफेक्ट बन पाएगा। अगर अदरवाइज अगर आपका स्ट्रक्चरल सही नहीं होगा तो प्रोग्रामिंग परफेक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए दोबारा हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने भी आपके फॉर्म्स ग्रुप होते हैं, उसके अंदर किसी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम एक वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करते हैं ना। यस सर। जितने भी इसको वैल्यू बोलते भी हैं कि हमारी वैल्यू है, और लिखते भी वैल्यू ही है। लेकिन जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं उनको हम कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट बोला जाता है। जैसे H1 दिया, H1 के अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं या पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको हम कंटेंट बोलेंगे। तो इस कंटेंट को चेंज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीजें कि अगर आपने यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर कंटेंट के लिए, ये आपका स्ट्रक्चरल एंड कंटेंट है। तो इस कंटेंट को चेंज करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कई प्रॉपर्टी, जैसे इनर HTML हो गया, ठीक है, इनर टेक्स्ट हो गया, दोनों आ जाते हैं। बल्कि उसमें स्ट्रक्चर भी आता है और कंटेंट आता है। जनरली जो हम यूज करेंगे यहाँ पर वो इनर HTML बोल सकते हैं हम, इनर HTML यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। और वही चीजें अगर हमारा जो फॉर्म एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू बोलते हैं, उसको भी अगर आपको जावास्क्रिप्ट में यूज करना होगा तो उसको हम वैल्यू ही बोलेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी आपके फॉर्म एलिमेंट होंगे उसके लिए आप वैल्यू ही यूज करेंगे, बट अगर जो कंटेंट है उनके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनर HTML या इनर टेक्स्ट या और 1-2 प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज हम करते हैं। मोस्टली हम इनर HTML वगैरह का यूज करते हैं वेबसाइट के लिए। बाकी अगर नोड पे जाएं तो हम खुद के भी 1-2 फीचर हैं, क्रिएट टेक्स्ट नोड वगैरह का यूज हम करते हैं। ठीक है, इनके लिए तो हम सिर्फ सोर्स का यूज करते हैं, यानी कि ये सारसी का यूज करते हैं। सारसी के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। अब अगर मान लो कोई डायनेमिक कंटेंट हमें H1 में डालना होगा तो आप वैल्यू यूज करेंगे या फिर आप इनर HTML यूज करेंगे? इनर HTML यूज करेंगे क्योंकि वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। यस सर। ये लॉजिक्स आपको ध्यान रखने हैं। तो हमने यहाँ पर देखना है कि जो H1 हमारा यहाँ पे दिया गया है, HTML और JS दिया गया है, इनका हमने यहाँ पर जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर तो इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। लेकिन उसी चीज को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जहां पर हम इस एलिमेंट के अंदर जहां पर हम इनको एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बोलते हैं ना कि भाई एलिमेंट का एट्रीब्यूट है,
एक्टर है, एट्रीब्यूट है, उसी चीज को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर या तो उसको हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ही आएगा, राइट। तो ऐसे कई सारे डिफरेंस होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। समझ में आया? तो हम इस पे आगे चलते हैं, इस पे यूज करेंगे। और यहाँ पर तो हम जो भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डॉट। डॉट से हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस भी करते हैं, कुछ भी करना होगा वो यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो लिखवाया था कि अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो उसका मेथड एंड उसका प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्या होगा? एक्टिव रहेगा, तभी ये लैंग्वेज कंसिडर होगा। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ऐसे हर एक एलिमेंट का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग प्रॉपर्टी होंगे। ठीक है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा उस तरह के प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो चीजें लिखें, डॉम का मतलब समझ में आया? थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हम फिर करते हैं इसको। ये तो ये चीज एरिया समझ में आया? ऑब्जेक्ट एंड मॉडल क्या है, ऐसे आपके ब्राउजर के अंदर भी आएगा यहाँ पर कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बहुत सारे मॉडल की वैरायटी होंगे जो आगे हम मिलेंगे। और ये दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं? एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। अब मैंने उससे कुछ ग्लोबल फंक्शन लिखवाए हैं, लिखवाए हैं ना। अब वो ग्लोबल फंक्शन जो होंगे वो कहाँ पे काम करेंगे? ग्लोबल फंक्शन आपके यहाँ पे होंगे। तो यहाँ होंगे तो चीज़ हम यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए ही बना है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में यूज होगा, वो ब्राउजर में यूज नहीं होगा। जो ब्राउजर के लिए बना है वो सिर्फ ब्राउजर में यूज होगा, डॉक्यूमेंट में यूज नहीं होगा। ठीक है, और जो यहाँ बना है वो हर जगह यूज होगा। तो एरे यहीं बना है, ऑब्जेक्ट यहीं बना है, स्ट्रिंग यहीं बना है, नंबर यहीं बना है, मैथ यहीं बना है। तो इसका जब यहाँ पे ग्लोबल में है तो उसको यूज चाहे आप यहाँ पे कर लो या उसको यूज चाहे आप यहाँ कर लो। है क्लियर? दोनों जगह आउटपुट आएगा, दोनों जगह कंडीशन हम बिल्डअप कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड हैं जो इनके लिए स्पेशल बने हैं और इनके लिए स्पेशल बने हैं, बहुत सारे हैं। कैसे कर सकते हैं? अब मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है, तो राइट तो सिर्फ यहीं करेगा ना, यहाँ राइट करेगा वो? तो कैसे? तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो दिया गया वो डॉक्यूमेंट का फीचर तो है नहीं, राइट तो हम यहाँ करा नहीं सकते, बॉम्ब में हो ही नहीं पाएगा, बॉम्ब का फीचर ही नहीं है वो। और विंडो डॉट हम कहेंगे विंडो डॉट राइट करो, तो करेगा विंडो डॉट राइट? नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेगा, इससे डॉक्यूमेंट का फीचर है तो इसलिए राइट कर सकता हूँ वहाँ पे। तो इनके लिए कुछ अलग है, इनके लिए कुछ अलग है, कुछ ग्लोबल अलग है। तो ग्लोबल जो है वो मैं यहाँ पर लिखवा दें कि कुछ ग्लोबल है, और जितने भी ग्लोबल होंगे उनके फर्स्ट लेटर क्या होंगे यहाँ पर? कैपिटल। ये चीजें देखें। अलर्ट जैसे हम यूज करते हैं, अलर्ट किसका है? विंडो का है। करेंगे आगे, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज का। मतलब ये आपको बता दिया, इसको समझना है। ठीक है, कि कुछ चीजें ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहां उठाए और बस लिख दिए। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो डॉम एंड बॉम्ब के अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं या नहीं करते हैं?
यस सर, क्योंकि लैंग्वेज तो डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं, यस सर, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे वो हम करते नहीं हैं, बल्कि जिस टाइप का डेटा दोगे उस टाइप का उसका डेटा टाइप डिफाइन हो जाता है। हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। और ये जावास्क्रिप्ट का एक डिसएडवांटेज फीचर था पहले, इसके वजह से लोग बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बना पाते थे, आज भी नहीं बना पाएंगे। अगर आपने डेटा टाइप का ध्यान नहीं रखोगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने यहाँ पर जो डेटा टाइप दिया गया है, टाइप हम कभी भी डिफाइन नहीं करते। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइन, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जिस टाइप का डेटा देंगे उस टाइप का उसका ऑटोमेटिकली बन जाता है डेटा टाइप। ठीक है, मैं इस ग्राफ को मिटा दूँ। जैसे अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, हमने मान लो वेरिएबल लिया a इक्वल 10 कर दिया इसके अंदर। a क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल वैल्यू सर, कंटेनर होता है सर वेरिएबल। वैल्यू को स्टोर करना। यस सर, देखिए यहाँ पे ये जो ब्राउज़र देख रहे हैं ना आपने, मान लो ये ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र के अंदर जैसे ये आपका ब्राउज़र है, जैसे बहुत सारे ब्राउज़र जो भी होंगे ब्राउज़र होंगे, इस ब्राउज़र के सारा फीचर्स के टूल अगर देखेंगे तो इंस्पेक्ट में मिल जाता है यहाँ पे, है ना। नेटवर्क भी है, सोर्स भी है, कंसोल भी है, मेमोरी भी है, यहाँ पे एप्लीकेशन भी है। यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर कुकीज़ भी हैं, स्टोरेज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मनी फास्ट यहाँ भी ये भी दिया गया चीज़ें। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ये ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र के अंदर एक एरिया है जो आपको दिखता नहीं है, क्लाइंट को नहीं दिखता है, बट वो एक मेमोरी है। जैसे सिम कार्ड होता है, सिम में भी कुछ ना कुछ मेमोरी होता है, हमें नहीं दिखता है। ऐसे जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हिडन मेमोरी होता है, बट वो दिखता नहीं है हमें। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या है कि एक हिडन मेमोरी है, जहाँ पर क्या होता है कि जब आप रन टाइम में कोई काम करते हो तो आकर के यहाँ पे क्या करता है, स्टोर करता है। तो जो हमने यहाँ पे वेरिएबल ए बनाए हैं, तो ए जो दिया गया, ए इज ए मेमोरी नेम, मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी का क्या है, एड्रेस है। तो जैसे आपने यहाँ पर ये कीवर्ड लगाया ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेमोरी के अंदर एक एड्रेस क्रिएट हो गया, और उस एड्रेस का नाम क्या है, ए है। तो उस एड्रेस को ही हम यहाँ पर वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इज द एड्रेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब इस एड्रेस में आप क्या स्टोर करना चाहते हैं? आप नंबर करना चाहते हैं, आप स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, आप एरे रखना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं। आप जिस टाइप का डेटा रखना चाहते हैं उस टाइप का डेटा रख सकते हैं। जिस टाइप का डेटा रखेंगे उस टाइप का इस मेमोरी का टाइप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो वेरिएबल, अगर आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज एक एड्रेस ऑफ मेमोरी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मेमोरी का एड्रेस है, इसके अंदर आपने जिस टाइप का डेटा, अभी हमने यहाँ पे जो डेटा रखे हैं वो नंबर रखे हैं, तो एक का टाइप क्या रहेगा, नंबर रहेगा। कल को हम यहाँ पे स्ट्रिंग रख दें तो एक का टाइप क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। समझे? एरे रख देंगे तो एरे बन गया, ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी ये फाइल है और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। आगे फाइल है, ये है जेस, और मैंने स्क्रिप्ट 1.html। कुछ भी आप यहाँ पे दे दो, और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, है ना। कंसोल क्या है, कंसोल है क्या, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट के अंदर कि अगर डॉट से पहले कोई भी चीजें मिलता है वो एक ऑब्जेक्ट ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसका मेथड एक्सेस नहीं करते।
तो कंसोल इज ए ऑब्जेक्ट। अगर ये थ्योरी ढंग से आप लोग याद कर लोगे ना, प्रैक्टिकल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ये जान लो। और कहीं कुछ नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि ध्यान रखना है बस छोटी छोटी चीजें को। वो हर चीज को मैं नोट डाउन तो करूंगा नहीं, हर एक चीज का ग्राफ तो बनाऊंगा नहीं मैं। तो डॉट से पहले जावास्क्रिप्ट में कहीं भी कोई चीज यूज करो, जहां डॉट यूज करो, डॉट से पहले अगर कोई चीजें होता है, वो एक 100% ऑब्जेक्ट ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। वो एरर नहीं होगा, वो स्ट्रिंग नहीं होगा, वो एक ऑब्जेक्ट ही होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी उस ऑब्जेक्ट का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेथड एक्सेस कर रहे हैं। लॉग, लॉग के अंदर पैरेंथेसिस दिया गया है, वो एक फंक्शन है। और ये जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंसोल नहीं होगा तो क्या लॉग करा सकते हैं हम, नहीं करा सकते। ओके तो लॉग इज ए मेथड ऑफ कंसोल, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम जा करके देंगे ए, और ए को सॉल्व यहाँ पर करते हैं। चेक करो कि इसमें क्या आ रहा है चीज़। 10 आ रहा है ना, डेटा दे दिया। अगर हमें देखना है कि डेटा का टाइप क्या है, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर चाहो तो टाइप ऑफ लगा के चेक कर सकते हो कि वो किस टाइप का डेटा है, वो नंबर है। लॉग एक ऑब्जेक्ट है, लॉग एक मेथड है, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है। हाँ? लॉग अगर कंसोल नहीं होता, मेथड किसको बोलते हैं? हम्म जैसे अच्छा चलो मैं समझाता हूँ एक चीज़, कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कोट या सिंगल कोट में डाल दो आपने, तो क्या बन गया वो, स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, एवरीथिंग, कुछ भी लिखते हुए ऑब्जेक्ट ही बनेगा वो। तभी सर वो ऑब्जेक्ट बेस्ड। बिल्कुल, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड। ये ऑब्जेक्ट ही बनेगा, आप जो कुछ भी डिफाइन करोगे आगे चलिए मैं बताऊंगा, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट बेस्ड बनेगा। ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, न्यू लगा देंगे स्ट्रिंग बन जाएगा ऑटोमेटिकली, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बेस्ड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, स्ट्रिंग देना है, क्या देना होगा, वो सब कुछ आप यहाँ पर टाइप ऑफ से देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि कंसोल का यूज नहीं करता हूँ और मुझे सिर्फ लॉग कराना है, तो क्या दे देगा, एरर करे कि भाई लॉग जो आपने लिखे वो ये तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं करता है ना। तो एग्जिस्ट ना करने का रीजन क्या है, क्योंकि हम डायरेक्टली चाहते हैं कि मेथड को कॉल करें। हैं? तो यही प्रिंट कर देगा उठा कर स्ट्रिंग। आप उसको एज ए वेरिएबल थोड़ी देंगे, वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर यूज नहीं करते हैं। और अगर आपने डबल कोट सिंगल कोट के अंदर यूज कर दिया तो वो समझेगा नहीं कि वेरिएबल है, वो तो समझ गया कि ए इज ए स्ट्रिंग। एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना वेरिएबल, एज ए वेरिएबल वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जो भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखेंगे वो स्ट्रिंग ही है। हाँ बिल्कुल, ये सिंगल और डबल दोनों से स्ट्रिंग ही कहलाएंगे। सिंगल कोट के अंदर दो, डबल कोट के अंदर दो, वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। जावास्क्रिप्ट जो होता है ना वो बिल्कुल पैरुपिया की तरह काम करता है। पैरुपिया देखे हम लोगों ने कैसे करते हैं, जहां जाएगा वहां फेस बदल देगा, तो वैसे ही ये भी काम करता है। जिस टाइप का डेटा देखेगा उस टाइप का अपना फेस क्या कर लेगा, बदल लेगा। उसी उसी ये डेटा से पूरा हो जाएगा। कि बड़े प्रोग्राम क्रिएट ना होने का रीजन। ठीक है, इसीलिए मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि इसका एक सॉल्यूशन निकाला, और एक निकाला प्रोग्राम जिसका नाम है टाइप स्क्रिप्ट। हेलो, टाइप स्क्रिप्ट इसलिए निकाला, टाइप स्क्रिप्ट इसलिए निकाल दिया यहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कुछ कर नहीं पाएगा वो। अब इतने सारे चीजें यूज हो चुका है और इतने सारे प्रोग्राम बन चुके हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर तो एडिशन कर नहीं सकता वो। तो उन्होंने क्या किया कि इसी से मिला करके उन्होंने एक टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना दिया, है ना।
न्यू वेरिएंट आप बोल सकते हो उसको। और उसका ये बोल सकते हो कि उसका एक क्या है, सुपर सेट बना दिया, उसका नाम दे दिया सुपर सेट। सुपर सेट का बेसिकली पर्पज क्या होता है, किसी को मिला के कुछ नया चीज बनाना, एडिशन करके। वो नंबर ही देगा, नंबर के अंदर का पार्टीशन होता है, फ्लोट बनाना, स्ट्रिंग का वो जो भी नंबर होगा या डेसिमल होगा या फिर बट वो नंबर ही एज कंसिडर करेगा। ठीक है, इसमें फ्लोट वगैरह ये सब देने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इसको देख करके ही ना माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं बनते थे इसके अंदर, और बड़े प्रोग्राम न बनने का रीजन होता था कि आपने मान लो वेरिएबल बना दिया ए, मान लो आपने यहाँ से वेरिएबल बना लिया ए, है ना, जो हमने यहाँ से बना लिए। आज अब मान लो हमारे प्रोग्राम के अंदर 1 लाइन ना 10 लाइन से कोड होंगे नहीं ना, वो पता ना 1000 2000 5000 भी कोड हो सकते हैं। तो डेवलपर आज मान लो वेरिएबल ए बना दिया, कल को आएगा गुस्से में, उसको ध्यान ही नहीं आया कि वेरिएबल ए बनाए हमने, ध्यान रहेगा? आप जाते हैं काम करने के लिए तो हमें कोड याद रहता है, तो देखने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा हमने ये कोड किए हैं। तो इतना मेमोरी में तो रहेगा नहीं, इतनी सारी लॉजिक तो माइंड में रहेगा नहीं। अगर मान लो दोबारा वेरिएबल वो बना देता है और उसके अंदर स्ट्रिंग रख देता है, मान लो हमने यहाँ पे वेरिएबल रख दिए ए, हमने नंबर रख दिए, और फिर वापस हमने क्या किया, गलती से क्या कर दिया, ए और मेमोरी क्रिएट कर दिया और उसके अंदर क्या कर दिया हमने, कुछ और रख दिया, या हमने नंबर ही रख दिया, याद तो रहेगा नहीं ना। उस टाइम में आपका प्रोग्राम का कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ प्रोग्राम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं इसको कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या हो गया, चेंज हो गया ना। अब तो मान लो कि डेवलपर ने जो पहले प्रोग्राम बनाया होगा वो तो सही होगा प्रोग्राम, बाद में उन्होंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल चेंज करने से आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इससे बड़े प्रोग्राम नहीं बनते थे पहले। ठीक है, अब क्या आ गया यहाँ पर कि इसी चीज को उन्होंने क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक सुपर सेट निकाला, ताकि आपको ये जो दे रहे हैं ये देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार टाइप डिफाइन कर दोगे कि ये स्ट्रिंग है या ये नंबर है या ये बुलियन है, तो वो एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा, आप उसको दोबारा डुप्लीकेट नहीं बना सकते। तो आप चाहे 10 दिन के बाद भी प्रोग्राम पढ़ेंगे, अगर नया बनाएंगे और अगर डुप्लीकेट होगा तो तुरंत एरर बता देगा आपको, वही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, है ना। हाँ, प्रोग्रामिंग तुरंत एरर बता देगा यहाँ पे सीधे। अभी देखो यहाँ पे 2 बार हमने वेरिएबल बनाया, कोई यहाँ पे एरर बताया नहीं बताया। लेकिन अगर मान लो हम इसी को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट बी हमने बना लिया और बी के अंदर हमने नंबर रख लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दे दिया कांस्टेंट बी बना लिया और बी के अंदर हमने कुछ भी रख लिया यहाँ पे, है ना, और बी को हम यहाँ से क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। क्या आएगा इसके अंदर, एरर शो करेगा, क्योंकि एग्जिस्ट बता दिया ना चीजें। ये सब किसके अंदर आए, ECMAScript 6 के अंदर आए हैं, कांस्टेंट बनाना, डुप्लीकेट ही नहीं करने देगा, लाइट डुप्लीकेट ही नहीं करने देगा। तो न्यू फीचर है सब जावास्क्रिप्ट के, पहले नहीं थे। अब यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब ये चीज, अगर हम यहाँ पर लाइट भी यूज कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम दे देंगे लाइट भी, तो भी आपको डुप्लीकेट नहीं करने देगा। लाइट कांस्टेंट एक मेमोरी के टाइप है, जैसे वेरिएबल से हम मेमोरी क्रिएट करते हैं, तो मेमोरी का टाइप है। वेरिएबल का मतलब वेरी करना, आज जो भी जितनी बार वैल्यू डालोगे उतनी बार वो चेंज होता रहेगा। कांस्टेंट मतलब बिल्कुल फिक्स रहेगा मेमोरी, हो एक बार क्रिएट हो गया मतलब क्रिएट हो गया, उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। लाइट का मतलब अगर लेट से आपने मेमोरी को क्रिएट कर दिया तो उस मेमोरी को दोबारा नहीं बना सकते हो, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और उसकी वैल्यू सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही चेंज कर सकते हो, ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर चेंज नहीं कर सकते हो, किसी एक स्टेटमेंट के अंदर ही चेंज कर सकते हो उसको। समझ में आया? ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या चीजें हो गया कि किसी ब्रैकेट के अंदर, ये जो ब्रैकेट हम लगाते हैं ना, इस ब्रैकेट के अंदर चाहे जितने बार उसको चेंज कर लो, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर उसको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट में तो कहीं नहीं कर सकते, एक बार फिक्स हो गया मतलब फिक्स हो गया। वायर में तो आप ऊपर लिखो नीचे चेंज हो जाएगा वहां। ये मेमोरी टाइप जो दिया गया है ECMAScript 6 के अंदर ही आया, ये पहले नहीं था।
और एक मैं स्क्रिप्ट 6 अपडेट किया तभी जाकर के टाइप ऑफ जो आए, और टाइप ऑफ आने से पता नहीं कितने सारी चीजें आगे जावास्क्रिप्ट के, पहले कहाँ थे सब चीजें। तो जावास्क्रिप्ट बेसिक तो बने, समझ में आए चीजें। तो जो लाइट दिया गया है यहाँ पर, या कांस्टेंट दिया गया है, दैट इज ए टाइप ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी जो आपको क्रिएट करना है वो किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करना है, वेरिएबल किस टाइप की मेमोरी क्रिएट करना है, चाहे आप वैर से कर लो या आप लाइट से कर लो या कांस्टेंट से कर लो, ये मर्जी आपके ऊपर है कि आप किस टाइप के प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। सर अगर सर बैर से करेंगे तो अगर ए में अगर सर हम वैल्यू दे देंगे तो सर एरर देगा, और अगर लेट और कांस्टेंट से करेंगे तो सर एक्सेप्ट ही वो नहीं मतलब करेगा, वैल्यू लेगा ही नहीं। लेगा ही नहीं। समझ आ गया इन तीनों मेमोरी का मतलब। ये मेमोरी के टाइप है, इनसे हम मेमोरी क्रिएट करते हैं और मेमोरी के टाइप हम बताते हैं कि हम किस टाइप के मेमोरी क्रिएट किए हैं। मेमोरी है तो तीन हमारी वेरलेट कांस्टेंट। मेमोरी के टाइप, इसे मेमोरी क्रिएट करते हैं, इसी से ये एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के। कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो गया, और लेट भी अक्सर हमारा कांस्टेंट की तरह वर्क करता है। कांस्टेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर काम करेगा, वो ब्लॉक से बाहर काम नहीं करेगा। ये तो सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, जो टाइप होते हैं, उसके वेरिएबल ग्लोबल हो गया। बिल्कुल है ना। ये समझ में आ गया कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, जब हम क्लाइंट साइड पे हैं तब जावास्क्रिप्ट अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तब, क्योंकि अभी हम जब जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं वो हम इंटरप्रेटेड लेवल पे हैं। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना कोड को, है ना। जावास्क्रिप्ट में दिया गया है कि जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटेड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये हमने फ्रंट एंड पे काम करते हैं, तो फ्रंट एंड पे जो काम होगा यहाँ पर वो आपका इंटरप्रेटेड का होगा, जो बैक एंड का काम होगा वो कंपाइलर पे होगा, ठीक है। तो जब हम इंटरप्रेटेड पे काम करेंगे तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट की मान लो अगर आपने 10 लाइन का कोड लिखे हैं आपने, और उसमें से एक लाइन सही है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, दूसरा लाइन सही है उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, अगर तीसरा लाइन गलत है यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा वो, और उसके बाद की जो भी लाइनें हैं चाहे गलत हो चाहे सही, उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट का इसका प्रोसेस होता है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन आपने बना रहे हो, मान लो हमने लाइन नंबर 4 के ऊपर हमने कोई फंक्शन बनाया और उसके अंदर हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट लिखे हैं, इन स्टेटमेंट में कहीं भी कोई एरर हो गया तो लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा, पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने फंक्शन बनाया है लाइन नंबर 4 के ऊपर सही है, इसके अंदर के जो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ आकर के गलत हो गया तो इतने वाले फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट करने देगा, नहीं, पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा वो एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी कोड यहाँ पर लिखे हैं, चाहे वो फंक्शन हो या एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो, अगर जब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी कोड लिखा होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे जो कोड होंगे वो एक बार सिस्टम इसको चेक करता है, कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद एक जार्क फाइल बनाता है, जो कि सी वगैरह में तो दिखता है बट जावास्क्रिप्ट में नहीं दिखता। जावा में दिखता है, वो सी में भी दिखता है, कंपाइलर फाइलें बनती है और तब उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। भाई हाँ बिल्कुल, जो हम रीड नहीं कर सकते उस चीज़ को, जो बाइनरी कोड में लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें ही बनता है बट हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो वो बनता है, यानी कि यहाँ पर एक तरह का जार्क फाइल बनता है। और इसमें अगर कहीं भी यहाँ अगर मान लो बिल्कुल सही है
और यहाँ आकर के कोई किसी तरह का गलत हो गया तो ये पूरी की पूरी फाइलें कंपाइल नहीं होती है, या तो होगी तो पूरी होगी या तो नहीं होगी। जेएस के कंपाइलर जो होते हैं वो बहुत सारे हमारे लाइब्रेरी पीछे इसमें दिए होते हैं। एक तो यूज किए जाते हैं वेब के ऊपर, हम देते हैं वो दिया गया है, क्या नाम है उसका, है नहीं नहीं नहीं, रिएक्ट वगैरह नहीं है। जेएस के जो उसमें कंपाइलर में दिए गए हैं वो है आपका तो देखो जुबान पे है, बाहर नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं अरे जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है। दो है बेसिकली जो हम इसमें यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूडेड होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसका नाम है जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है, वेब पैक। एक तो वेब पैक है और एक और है, उसका भी नाम बाहर नहीं आ रहा है, आ जाएगा। वेब पैक एंड चलो आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, अभी नहीं आ रहा। एक वेब पैक है और एक दूसरा है, और भी वो वेब बेसिकली है। वेब असेंबली सर, कौन सा? वेब असेंबली। वेब असेंबली नहीं है, वेब पैक है और एक और भी है, उसका नाम है, आ जाएगा, चलो सोच रहा हूँ तब तक आ जाएगा दिमाग पे। तो ये बेसिकली कंपाइलर का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा कोड क्या होगा, एक ही बार में कंपाइल होगा, और उसके बाद सिस्टम क्या करता है कि इस फाइल को रन करता है, क्योंकि इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मान लो बैकएंड में कोई काम चलता होगा, अगर ये कंपाइलर इंटरप्रेटेड पे अगर बैकएंड चलता होगा तो पता चला कि आधा काम कर रहा है, बीच में जाकर अटक गया, सारा काम बंद। तो इसीलिए कंपाइलर जो बैकएंड का चीज़ें होता है वो कोड मशीन खुद उसको कंपाइल करके अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद उसको रन करता है ताकि इसमें किसी तरह कोई डाउट ना हो। ठीक है। सर ये फ्रंट एंड और ये क्या और लिखा एक था आपने बेवल ऊपर? होता है, बेवल, वो कंपाइलर है, देखो अभी याद है, गांव में जाके इतने कौन सा कोडिंग सर? आया कोडिंग है। कौन सा सर, कौन सा? बेवल बेवल बेवल, ओके वेब ओके पैक और सर। बेवल जो होते हैं। ये आपने ऐप और ये क्या लिखा है, मतलब हम्म, ये यहाँ पे आपने ऐप लिखा है, मतलब ये फ्रंट एंड में यूज होता है इंटरप्रेटर? बेवल, बेवल है, बेवल, बेवल है, बेवल्स नहीं है, बेवल है। हम्म, सर्च मार लेना ना, अभी आगे पढ़ाएंगे, सर मैं जैसे फॉर्मली बता देता हूँ, अभी आगे पढ़ाएंगे चीजें। सर ये तो मैंने कहीं और लेके चला गया हमें, हम तो इधर जाना नहीं चाहते, जावास्क्रिप्ट पे थे बेसिक, पहुंच गए कहीं और ही। ठीक है, तो वो हम आगे बताएंगे बेवल वगैरह कैसे काम करते हैं जब आगे हम चलेंगे तब। ठीक है, तो ये कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर या और इंटरप्रेटेड का मतलब समझ में आ गया। अभी जो हम काम कर रहे हैं किस पे काम करेंगे, इंटरप्रेटेड पे काम करेंगे, कंपाइलर पे काम नहीं करेंगे अब। ठीक है, अगला चीज है यहाँ पर लिख लेना, हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम बनाए थे, आप लोगों को दिखाए थे मेमोरी के टाइप। ठीक है, समझ में आया था चीजें। टाइप ऑफ से हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर हम डेटा देखते हैं कि जो डेटा रखा गया है वो किस टाइप का डेटा है। ठीक है, और कंसोल बेसिकली, हाँ यहाँ पर जो मेथड और प्रॉपर्टी देखो जो यूज हम करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको, जैसे मान लो ये नंबर है, या आपका कंसोल है, या आपका एरे है। कंसोल मान लो ये हमारा कंसोल है, कंसोल। और ऐसे ही आपके पास क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, डेट होगा, ना सब, ये सब के सब क्या है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टाइप यानी कि फंक्शन है, बट एक ग्लोबल फंक्शन है।
जो कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका एरे भी होगा। तो इसके अंदर के जितने भी आपके छोटे छोटे यहाँ पे क्या दिए, इनके मेथड दिए हैं। अब अगर हम सोचेंगे, जैसे मान लो हम कंसोल में ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंसोल के अंदर इसमें एक दिया गया है लॉग, जो हम लॉग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब मान लो हमारा जो मेन मोटिव है कि हमें इस मेथड को यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अगर डायरेक्टली चाहेंगे डायरेक्टली हम इसको जा करके एक्सेस कर लें, तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमिशन नहीं है। परमिशन क्या होगा, जब तक हम इसके अंदर नहीं जाएंगे तब तक हम इनके मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कॉल करना होता है। तो जब तक हम यहाँ पर कंसोल को कॉल नहीं करेंगे और कंसोल के अंदर जा करके फिर जो भी इसके लिस्ट ऑफ मेथड होंगे उनको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। जैसे आप अपने घर में जाते हैं, या जिससे यहाँ पर हम क्लास में आए, क्लास में आने के लिए सबसे पहले क्या किया, आपने गेट के ऊपर इंटर करना पड़ा, गेट के अंदर गए, गेट के बाद क्या किया आपने, फिर आपने पूछा, आपने मना कर देते। बिल्कुल मना कर देते, फिर क्लास में एंट्री नहीं होती। तो ये क्या है, ये प्रोसेस स्टेप्स हैं। तो आपने एंटर करते गए और एंटर करते हुए अपने क्लास में आए। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, यही पूरा प्रोग्राम का फ्लो है। ऐसे ही बनते हैं चीजें। ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे दिया गया है कि आपने कंसोल एक मेन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उसके सब फंक्शंस दिए गए हैं। हो सकता है कि उसके अंदर भी सब फंक्शन होंगे, हो सकता है कि आगे चल के उसके अंदर भी कुछ होंगे। यही पूरा प्रोग्राम बनता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि कंसोल के अंदर कितने सारे होते हैं, क्या 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 होते हैं, तो आप यहाँ पे जाके एंटर कर सकते हो। कंसोल जैसे एंटर मारोगे, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, आ गया। पता नहीं अभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट कंसोल एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, है ना। ये सब एक पेरेंट के इतने सारे चाइल्ड हैं, कंसोल को क्लियर कर लेंगे। जैसे घर में देखते हो, घर में जब कहीं जाते हैं तो आता है तवर भोजन करने ही चलना है, सबको आता है ऐसे कभी चीजें। हमारे हमारी तरफ बोला जाता है ना उसी को, कि बस ऑल फैमिली के लिए इनवाइट करते हैं कि सबको आना है एकदम पार्टी फंक्शन में। और मान लो हमें हमें सारे फैमिली को कर दे और घर के जो मेन मुखिया है उसको करे ही ना, तो सब जाएंगे? नो सर। नहीं जाएंगे। क्यों? कंट्रोल को ही नहीं किया। कंसोल क्यों नहीं किया? उसके चाइल्ड क्यों जाएंगे? ये जो कंसोल दिया है, कंसोल इसका मेन मुखिया है और उसके जितने हैं वो सब चाइल्ड हैं। तो जब तक मेन मुखिया को एक्सेस नहीं करोगे तब तक उनके चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान, ये हर एक ये पूरे प्रोग्राम का कंसेप्ट है, यही है। अगर हम यहाँ पर लिखें, हमने यहाँ पर देते हैं विंडो। अब मैंने कहा कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ ग्राफ बनाया था कि विंडो कंप्लीटली एक विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर विंडो और डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो, एंटर करते हैं, तो विंडो के अंदर, विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक विंडो दिया गया है और उसके अंदर यहाँ पर जो कि सेल्फ विंडो है उसके अंदर क्या दिया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी दिया गया है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन और मेथड दिए गए हैं। इसके अंदर भी देखो आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट भी दिया गया होगा। डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट के अलग अलग मेथड्स आएंगे। ये सब देखो अलग अलग क्या है, ये फंक्शन है अलर्ट। अलर्ट में कर दी। ठीक है, देखो यहाँ पर अलर्ट एक फंक्शन है, यहाँ पर ये आ गया चीजें, अलर्ट फंक्शन है, ऐसे ब्लर ये भी फंक्शन है सारे यहाँ पे। अब आपकी मर्जी है क्यों है, हम तो पढ़ा ही देंगे। हम तो कहते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तो गूगल पे बिल्कुल ही मत जाओ, यूट्यूब पे बिल्कुल ही मत जाओ, यहाँ से पढ़ो, देखो कितना बढ़िया पढ़ोगे आप। पर थोड़ा सा इसमें कि यहाँ पढ़ने के लिए आपको मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर यहाँ से आपने पढ़ गए या पढ़ लिए चीज़ें तो कोई फेल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे मिला हुआ है, सब कुछ ये अवेलेबल है यहाँ पे। अगर कहीं गलत क्वेश्चन आंसर भी होता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें होता भी है या नहीं होता है। जैसे कहीं भी हमने कंसोल अभी दिखाया था, उसमें 10 सब्जेक्ट या 12 ऑब्जेक्ट होते हैं।
हो सकता है कोई गलत आपने वहाँ पे दे दे, तो जो यहाँ मिल गया वो कहीं भी ऐसा नहीं हो कि नहीं मिलेगा। अगर जो यहाँ नहीं मिला वो कहीं नहीं मिलेगा, और यहाँ मिल गया वो कहीं भी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि इंजन के अंदर अवेलेबल है तो वो कहीं ना कहीं है, और नहीं है तो आप चाहे कहीं भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा, किसी भी साइट पे जाओ। और जो साइट भी आपको यहाँ पे दिखाती है वो यहीं से उठा उठा के दिखाएंगी, तो यहाँ से पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, यहाँ पर देखो दिया गया है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देखो, पूरा का पूरा बॉडी सिलेक्ट हो गया यहाँ पे आते ही। क्यों? क्योंकि इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। और इस डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर बहुत सारे यहाँ पर इसके मेथड हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर देखो बॉडी होता है, बॉडी के अंदर बॉडी के बाकी सारे एट्रीब्यूट्स के लिस्ट होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट नल को रिटर्न करते हैं, कुछ नहीं है तो नल ही होंगे वो आप। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर बैकग्राउंड, उसके अंदर सब चीज़ें होता है, उसके अंदर यहाँ पर देखो नोड लिस्ट वगैरह सब होते हैं, विथ हाइट सब कुछ होता है, किसको एक्सेस करना है। बट इसको एक्सेस करना आपको समझने आना चाहिए बस। अगर एक्सेस करना आ गया तो फिर तो जावास्क्रिप्ट को आपको नोट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। रन टाइम में काम कर रहे, कोई डाउट आता है यहीं से जाके देखो, अपना काम करो। कितनी प्रॉपर्टी याद करोगे आप? ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दिया, कितने इवेंट्स होते हैं, कितने इवेंट डॉक्यूमेंट के अंदर सपोर्ट करेंगे, सब लिस्ट, सबका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। कितना लिस्ट मिलता है आपको कहीं यूट्यूब पे? नहीं मिलेगा। तो इसको बस पढ़ने का तरीका आपको समझना होगा, बाकी सब कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर लोकेशन आता है, हम देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, आप लोगों ने यूज़ किए होंगे, बहुत कम किए होंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। अब मान लो हमें यहाँ पे लिखना है, मैं इसको बंद करता हूँ और हम यहाँ से करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, लोकेशन के अंदर जा करके उनके मेथड दिए गए यहाँ पे, क्या हमें करना है, इसका पाथ चेंज करना है, इसका क्या चेंज करना है, रिलोड करना है, रिप्लेस करना है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अभी पता चल गया ये हैं क्या कोड का मतलब क्या है? हैं ये बताएंगे अभी, अभी फर्स्ट क्लास में। अब तुम पता ना क्या फ्लो फ्लो में बता दिया मैंने, वरना मैं बताता नहीं अभी। ये तो कम से कम 8 10 15 क्लास के बाद ही बताता। तो आज हमारे ऊपर से निकाल दो। आज मैंने फ्लो फ्लो में बता दिया, अब समझ जाओ कि मैंने बता दिया बस ये, वरना नहीं बताता मैं। क्यों? इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी इनका समझ में आएगा नहीं इतना चाहिए। आज क्लास नहीं कराया क्योंकि मैंने ऐसे ही बता दिया चीज़ें, और इस क्लास को मैं मर्ज करूंगा, मैं तभी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करूंगा। हैं? अरे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिला है यहाँ पे, अगर ढंग से देखो तो। देख रहे हैं, हम देखते आप घर जा करके बैठ करके इससे पढ़ना, देखना चीज़ें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आता है। तो कितना टाइम लगेगा जावास्क्रिप्ट? एक महीने बस, एक महीना एक दो क्लास। बाकी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। एक महीने में जितना पैटर्न होगा कोर्स कंटेंट के अंदर उतना करा दूंगा मैं। बाकी आपके ग्रुप के अंदर कितने कैसे लोग हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा अच्छे लोग हैं जावास्क्रिप्ट थोड़ा अच्छा चीज़ें करा देंगे। तो जावास्क्रिप्ट टाइम लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से लेके। नहीं, आराम से हमारे चलाने से नहीं मतलब है ना, आपको पढ़ने से मतलब है। हमारे चलाने हम, हाँ, आपके ऊपर मतलब है, हमारे से मतलब नहीं है। हम तो देखो, हम क्या है, हम यहाँ पे एक बता देंगे, एक रूट ही है, हम क्या है, हम यहाँ पे एक रूट ही तो है, तो ये चीज़ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, करना तो आपको ही है। हम तो जितना टाइप करके मान लो एक प्रोग्राम या दो चार प्रोग्राम यहाँ पे बैठ के लिख देंगे, और उस प्रोग्राम को आप किस तरह घर पे जाके बनाते हो, क्या करते हो, ये आपकी मर्जी है। तो आप पढ़ेंगे तो हम कोर्स क्या, कोर्स कंटेंट से ज़्यादा चीज़ें लेके जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोर्स कंटेंट जिंदाबाद, है ना। उतना तो है ही, उतना तो करा ही देंगे, उससे ज़्यादा ही कराएंगे, कम तो कराएंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर हमने ये बताया था कि यहाँ पर क्या है, लॉग एक मेथड है। मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले पेरेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना जरूरी है, और इनको एक्सेस करने के लिए मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में बताया था कि डॉट सबसे ज़्यादा यूज होता है। डॉट का मतलब होता है एक्सेस मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या
गो टू इनसाइड द ऑब्जेक्ट, आप उसके अंदर जाओ और उसके मेथड को एक्सेस करो। कितना टाइम है? चलो 1 मिनट और भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लियर करा दिया, ये क्लियर का काम करता है, या कंसोल डॉट क्लियर करा देंगे तो भी हो जाएगा। सर एक बार मुझे वो इंस्ट्रक्ट में जाके वो नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन के बारे में ऊपर बता दो। अब नेटवर्क सिक्योरिटी क्या पढ़ोगे? नेटवर्क सिक्योरिटी अभी पढ़ने की जरूरत ही क्या है? नहीं हवा में पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं है। बाद में पढ़ाओ ना सर आप, क्या? वही जो मैंने पूछा। नेटवर्क सिक्योरिटी, एलिमेंट कंट्रोल परफॉर्मेंस, हाँ वो सारे टाइप्स तो सारे बताऊंगा, बट टाइप्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं जो हमारे वेब से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, इसको कैसे एक्सेस हम करते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखिए चीज़ें कि जब हम जावास्क्रिप्ट में, आप लोगों को ये समझ में आ गया कंपाइलर और इंटरप्रेटेड क्या है और हम कहाँ पे अभी काम करने वाले हैं। हमें अभी काम करना है इंटरप्रेटेड पे, कंपाइलर पे काम अभी नहीं करना है। नहीं करना। बिल्कुल। उसके अलावा हमें नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ें देखना है कि मेथड एंड प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका है, वो हम मेमोरी को डिफाइन कर रहे हैं। देखो जितने भी हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जब हम काम करेंगे तो पूरे जावास्क्रिप्ट को 4-5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पूरी जावास्क्रिप्ट को 4-5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या चीज़ें, वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। डॉम, पूरे जावास्क्रिप्ट को 2 मॉडल में डिवाइड किया, डॉम और पॉम, है ना। डॉम को भी ये 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है ताकि प्रोग्राम और क्या हो जाए, इजी हो जाए बनाना है, ठीक है। पहला दिया गया यहाँ पर डॉम डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट हमने बताया, डी का मतलब डॉक्यूमेंट। दूसरा है डॉम एलिमेंट, तीसरा है डॉम एट्रीब्यूट, तीसरा है डॉम स्टाइल एंड चौथा है यहाँ पर डॉम इवेंट। यही है पूरा डॉम, इससे ज़्यादा डॉम होता ही नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर भी प्रोग्राम ने क्या कर दिया कि उनको डिवाइड कर दिया कि भाई आपका काम ही है, आपका काम ही है, आपका काम ही है, आपका काम ही है। पूरे डॉम ने 5 सेक्शन में अपने आप को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डॉम डॉक्यूमेंट को बोलते हैं रूट सिलेक्टर एंड डॉम एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट को पिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। इसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्लास नहीं आऊँगा। एलिमेंट क्या था? हैं? ये तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना और वो क्या था? डॉम जो एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम मेथड यूज कर, ये भी इस डॉम एलिमेंट को भी 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। डॉम एलिमेंट को भी 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी कि जैसे सीएसएस में हम एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, सीएसएस में किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर यूज हम करते हैं ना, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर करते हैं ना, वैसे ही हाँ ऐसे बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं, कुछ नाम बताओ तो। सूडो सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर हो गया, आईडी सिलेक्टर हो गया, सूडो सिलेक्टर, सूडो सिलेक्टर हो गया, आईडी एलिमेंट सिलेक्टर हो सिलेक्टर हो गया, गया। और बताओ। मैंने सीएसएस पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़े हैं। तो ये ध्यान रखें अगर HTML CSS परफेक्ट नहीं रहेगा तो जावा से परफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उसी के ऊपर यूज होने वाला चीजें है ये।
तो उनको आपको परफेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके परफेक्ट होगा ये। नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर लिखेंगे और मिटाएंगे, लिखेंगे और मिटाएंगे, यही काम करेंगे। ये दो ही ऑप्शन होता है। अगर अगर इससे पिछले चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, HTML CSS का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो जावास्क्रिप्ट में 4 लाइन लिखेंगे, ऐसे मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर मिटाएंगे, क्योंकि आगे आपके जो रोड मैप है वो जनरेट ही नहीं हो पाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी चीज़ें। चाइल्ड सिलेक्टर तो बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं, अप टू 30 से भी ज़्यादा होते हैं, 20-30 के आसपास होते हैं सिलेक्टर्स। सबसे ज़्यादा होते हैं सूडो। सूडो में 2 तरह के सिलेक्टर होते हैं, सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट। इसका सबसे ज़्यादा रोल है यहाँ पे। तो जो एलिमेंट को, जैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 5 मेथड है, 5 सिलेक्टर दिए गए हैं। पहला जो दिया गया यहाँ पर गेट एलिमेंट बाई आईडी है ना, ये एक मेथड दिया गया यहाँ पे। दूसरा मेथड दिया है यहाँ पर गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स है यहाँ पे, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स बाई तो क्लास है इंटीजर आईडी शायद नहीं, उसके लिए नहीं। यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर ऑल एंड सिलेक्टर। जैसे CSS में आपके पास इतने सारे सिलेक्टर का यूज होता है, वैसे जावास्क्रिप्ट में मात्र सिर्फ 5 सिलेक्टर है बस। इन 5 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये फंक्शन है सारे के सारे, इनका कुछ रिटर्न भी होगा। जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर फंक्शन होते हैं, तो उस फंक्शन का अपना कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है और कुछ ना कुछ रिटर्न होता है ना। बिल्कुल, सही देंगे तो सही आउटपुट मिलेगा, गलत देंगे तो गलत आउटपुट मिलेगा आपको। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसे सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। किसी को गाली देंगे तो गाली का आउटपुट भी मिलेगा, है ना। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही मिलेगा आउटपुट में। तो वैसा ही जावास्क्रिप्ट भी आपके साथ रिएक्ट करता है। गलत लिखोगे तो गलत ही देगा, सही लिखोगे सही देगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इनका रिटर्न मैं आपको बताता हूँ कि इन 5 का रिटर्न क्या होता है। ठीक है, इसका जो रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ पर क्या देंगे, आईडी देंगे, आप आईडी पास करेंगे। ठीक है, आईडी यूनिक होता है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसका जो रिटर्न होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसका जो रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है ना गेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा। क्योंकि जब इसके अंदर आप क्लास पास करोगे तो क्लास हो सकता है कि पता ना कितने सारे एलिमेंट में यूज हुआ होगा। तो इसका रिटर्न क्या होता है, हमेशा एरे होता है। इसका रिटर्न हमेशा एरे होगा। ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, एक टैग को हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं अपने पेज के अंदर। से H1 दे रहे हैं, H1 की जरूरत नहीं है कि हम एक ही बार यूज करेंगे। हो सकता है कि आपके पेज में H1 कितने बार भी यूज हुआ होगा। तो इसका रिटर्न जो इनपुट होता है वो आपका टैग का नाम होता है, और इसका जो रिटर्न होता है वो हमेशा एरे होता है।
ये एरे होगा, इनपुट क्या होगा? टैग टैग नेम, HTML एलिमेंट नेम, अरे हाँ, और रिटर्न उसका हमेशा एरे होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब देखो क्वेरी सिलेक्टर ऑल किस में आया है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल आपका HTML5 के अंदर आया है, पहले नहीं था। ये तीनों जो होते हैं, ये जो तीन होते हैं वो पहले यूज होते थे HTML4 के अंदर, और ये जो दोनों आए हैं वो HTML5 के अंदर आए हैं। अब ये जैसे दिया गया है कि अगर आपने आईडी देना होगा तो आपको गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करना होगा, अगर आपने यहाँ पे क्लास देना होगा तो क्लास यूज करना होगा, अगर आपको टैग देना होगा तो टैग, यानी कि इन तीनों के लिए अगर आपके पास 3 क्वेश्चंस होते तो तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर देने पड़ेंगे, है ना। लेकिन इन तीनों स्ट्रक्चर को मिक्स कर दिया एक ही के अंदर, और क्या नाम दे दिया उसका, क्वेरी सिलेक्टर। आपकी क्या क्वेरी है, आपकी टाइप की क्वेरी है, आपकी क्लास की क्वेरी है, आपकी आईडी की क्वेरी है, आपको जो भी देना चाहते हैं आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो इसके अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हैं, चाहे आप क्लास पास कर लो, चाहे आप आईडी पास कर लो, चाहे आप टैग पास कर लो। इसका जो रिटर्न होगा वो हमेशा एरे होगा। ठीक है, इसका जो इनपुट होता है वो आप क्वेरी सिलेक्टर मतलब सिंगल, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, आईडी की तरह वर्क करेगा। आईडी में किसी को फिक्स करते हो, इनपुट क्या होगा? इनपुट कुछ भी दे सकते हैं आप, क्वेरी सिलेक्टर में क्वेरी सिलेक्टर की तरह आप कुछ भी दे सकते हैं। बट उसमें क्या होगा कि अगर मान लो आपका ये पेज है, इस पेज के अंदर आपने क्वेरी दे दिया कि हमें टैग सेलेक्ट करना है या H1 सेलेक्ट करना है, हो सकता है कि H1 यही मिल गया। आईडी में तो आप आईडी पास करते हो ना जी कि भाई ये आईडी हमें चाहिए, वो आईडी कहीं भी रहेगा उठा के दे देगा। बट इसमें क्या है कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट पास कर दिया, मान लो हमने एलिमेंट दे दिया इसमें और एलिमेंट यहाँ ही मिल गया वो, तो उसको पहला एलिमेंट उठा के दे देगा, फर्स्ट एलिमेंट। अगर आपने इसमें क्लास पास कर दिए और उस क्लास 10 जगह पे लिखा गया, जो पहला क्लास होगा वो उठा के दे देगा। अगर आपने टैग पास कर दिया, हो सकता है वो टैग बहुत सारा लिखा हो, पहला टैग उठा के दे देगा वो। कुछ भी काम, कुछ इनपुट तो कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल करूंगा तो वो पूरा ले लेगा। पूरे ले लेगा, और इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला लिखा है जो भी फर्स्ट मिलेगा वो उठा के, जो भी हम बात कर रहे हैं जो पास कर रहे हैं, जो आपकी क्वेरी है उस क्वेरी का जो फर्स्ट आंसर होगा वो उठा के दे देगा। जैसे मैं पैराग्राफ के पास के तो पहला जो पैराग्राफ जो पहला वाला पैराग्राफ होगा उठा के दे देगा। ठीक है, देखना है, मान लो ये गूगल हमने ओपन किए हैं यहाँ पे, आज हम प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा इधर उधर हैं। ठीक है, हम ओवरऑल जावास्क्रिप्ट के इन्फो पे चले गए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, गूगल दिया गया है, इस गूगल में देखना है कि कितने डिव हैं। आप बताओ तो कितने डिव हैं इसके अंदर, गूगल में कितने डिव यूज़ किए गए होंगे। हम्म, 3 डिव यूज़ किए होंगे। मुझे नहीं पता कितने यूज़ किए, मुझे निकालना है कि गूगल ने कितने डिव यूज़ किए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, निकाल सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट, क्योंकि सबसे पहले हम डिव को निकालने के लिए किसमें इंटर करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर इंटर करेंगे। डॉक्यूमेंट को बोला जाता है रूट सिलेक्टर, क्योंकि रूट है कि आपको विंडो की तरफ जाना है या फिर आपको डॉक्यूमेंट की तरफ जाना है। डॉक्यूमेंट की साइड जाना। तो हमने डॉक्यूमेंट साइड में यहाँ पे गए, डॉक्यूमेंट के अंदर गए और अंदर जाकर के इसके मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसको किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, डिव को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो डिव को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास मेथड होगा, या तो आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर लो, या तो आपके पास एलिमेंट के थ्रू सिलेक्ट कर लो, या फिर टैग के थ्रू सिलेक्ट कर लो, या फिर क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू सिलेक्ट कर लो। 5 के अलावा 6 तो आया नहीं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि डिव को सिलेक्ट करना है, तो बेटर सिलेक्टर कौन सा होगा, एलिमेंट, एलिमेंट या टैग। टैग के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, यस सर। आप लिखेंगे टैग गेट
एलिमेंट बाई हमने यहाँ पे क्या ले लेंगे, टैग नेम। टैग नेम। कौन सा टैग देना है यहाँ पे आपको, डिव देना है, डिव दे दिए। कितने डिव हैं वो उठा के बता दिया, ये लो गूगल के अंदर कितने डिव हैं, 127 डिव्स हैं, डिव यूज किए गए यहाँ पे। कौन डिव कहाँ लिखा गया है वो भी आपको दे रहा है, इस पेज के लिए, इस पेज के लिए 127 डिव यूज किया है। उसको दी कहते हैं ना, हमें दिखती है। तो बिल्कुल वो हाइड करके रखा होगा, वो जब आप एक्टिव करोगे तब वो एक्टिव होगा। बट फिलहाल जो प्रेजेंट डिव हैं वो इतने हैं इसमें, ये प्रेजेंट है, हिडन को तो सिलेक्ट ही नहीं करेगा ये। सर इसमें ये जो div है, div के बाद डॉट है और वो मत पूछना कि क्या है, वो सब अलग अलग चीजें हैं, वो सब डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं। इसका अगर डायनेमिकली चेंज ना हो तो कोई भी ट्रैक कर ले इसको, तभी तो गूगल कोई ट्रैक नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी क्लासेज उनके एलिमेंट भी आज अभी देख रहे होगे ना 27 दिखाई दे रहा है, कल देखोगे तो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। वो एलिमेंट भी डायनेमिक कर दिया है, एट्रीब्यूट्स भी डायनेमिक कर दिया है, प्रॉपर्टी भी डायनेमिक है, सब कुछ डायनेमिक रखा है ताकि कोई ट्रैक ना कर पाए हमारे पेज को। नहीं तो ऐसे गूगल तो कोई भी बना देता फट से, नहीं बहुत सारी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती, गूगल नहीं बना लेगी, सर्च इंजन कोई भी बना लेगा वहां, है ना। तो ये सारे डिव यहाँ पे दिए गए, इतने सारे डिव दिए गए, और कौन किस डिव पे क्या क्या दिया गया है वो पूरा डिव लिखा गया है। 0 नंबर पे देखो कौन सा डिव है, ये डिव है पूरा। 1 नंबर पे ये डिव यूज किया है, दूसरे नंबर पे ये डिव है, तीसरे नंबर पे ये डिव है, चौथे नंबर पे ये डिव है। ठीक है, अंदर एक ही डिव काउंट कर रहे थे उसको, उसी में 5 डिव है। देख लो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, जीमेल को भी डिव में डाला होगा। बिल्कुल। आप देखो आपके सामने यहाँ पे दिखाओ, ये डिव है, ये डिव है, ये डिव है, हर एक एलिमेंट को डिव के अंदर डालना। यस, क्योंकि हर एक एलिमेंट को डिव के अंदर डाला है। हाँ सर, डिव बना के उन्होंने वो करा होगा ना, सीएसएस प्रॉपर्टीज लगाई होंगी सर। देखो ये तो लाइव है ना, ये तो हम ही नहीं कर रहे ना कि हम तो ऐसे हवा में तो बता नहीं रहे, आपके सामने सब प्रेजेंट है। यस सर। ये फॉर्मेट चाहिए सर, ऐसा हम लोग प्रोग्रामिंग किया। हाँ बिल्कुल, ये तो वो तो खुला दे। नहीं एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट क्या है आपका। अब हो सकता है कि इसका स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट इसलिए यहाँ पे डी बनाया कि हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ ऐड करेगा, कुछ सीन करेगा, कुछ हटाएगा, कुछ लगाएगा, कुछ डायनेमिक चीजें बनाएगा। आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उन स्ट्रक्चर के अंदर क्या फ्यूचर में कोई डायनेमिक चीजें करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बार बार बनेगा नहीं, बनेगा तो स्ट्रक्चर उस तरह से डिजाइन करो कि अगर कोई आगे चल के फ्यूचर में कोई डायनेमिक कंटेंट वगैरह ऐड भी करना पड़े, चेंज भी करना पड़े, तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उस तो सिस्टम। जैसे अभी हमारे यहाँ 5 एलिमेंट, अगर हमें फ्यूचर में चेंज करना है, इसकी वजह से मल्टीपल डिव्स यूज किए गए। इसकी वजह से किए हैं, हमें नहीं चेंज करना होता तो हम एक ही डिव में बिल्कुल एक डिव में बना देते हैं। अगर हम बनाएंगे तो उसको मुश्किल से 10 डिव में बना लेंगे। एक डिव ऊपर वाला हो गया, तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल, सर्च बार के लिए हाँ तो वो अपना सोच के बनाया है कि किसके लिए क्या इनेबल करना है, किसके लिए क्या डिसेबल करना है, किसके को क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो सबका अपना अलग अलग चीजें हैं ना। है ना, सब चीजें यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्ट्रक्चर हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। वो मतलब हमें डायनामिक चीजें करना, बिल्कुल, जिसको स्टैटिक रखना है उनको स्टैटिक स्टैटिक बना देंगे। बिल्कुल, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो समझ में आया कुछ चीजें, एलिमेंट का यूज हम कर दिया यहाँ पे। सबसे ज्यादा हम पढ़ाई बताएंगे आप लोगों को कंसोल के ऊपर ही, हाँ ताकि यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है, बहुत पढ़ लिया आज। कंटेंट अटेंडेंस हो गई? कंटेंट तो कुछ भी नहीं पढ़े, बट पढ़े बहुत कुछ चीजें। यस सर। वो भी पढ़े थे सर आप। हाँ तो ये बिल्कुल